हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम आपके ढेर सारे मैसेजेस और डिमांड्स को देखते हुए एक बार फिर से लेकर आए हैं DO LLB PYQ एनालिसिस सीरीज को, जिसमें आज 6 सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एथिक्स के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अभी इस सीरीज में हम आपकी 60 मार्क्स का पेपर ही कवर कर रहे हैं, 20 मार्क्स का जो MCQs का आता है वो नहीं। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न डिफेंस ऑफ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्ट पर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो देकर पूछा जाएगा कि इस केस में डिफेंस ऑफ फेयर क्रिटिसिज्म अप्लाई हो सकता है या नहीं। इसके आंसर में हम सबसे पहले कंटेम्प्ट की डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि कंटेम्प्ट कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है जो कि प्राइमरी कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करवाने के मकसद से एक्सरसाइज की जाती है। इंडियन लॉ में कंटेम्प्ट 2 तरीके की होता है। पहला सिविल, जिसकी डेफिनेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1871 के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी गई है, जिसके अनुसार कोर्ट के किसी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन या ऑर्डर को फॉलो नहीं करना सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है। दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसकी डेफिनेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1871 के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन बोलकर, लिखकर या किसी और तरीके से ऐसा कुछ पब्लिश करता है जिससे कोर्ट का अपमान हो, कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जाए या उसकी डिग्निटी हर्ट हो या उसकी ऑथोरिटी कमजोर हो या लोगों का ट्रस्ट कोर्ट पर से उड़ जाए या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस हो, तो इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। इसके बाद हम सेक्शन 5 को बताएंगे। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कंटेम्प्ट का गिल्टी नहीं माना जाएगा अगर वो कोई भी फेयर कमेंट पब्लिश करता है। इन डेफिनेशंस को बताने के बाद इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को मेंशन करेंगे। इससे रिलेटेड पहला लैंडमार्क जजमेंट बोरोमल स्वामी वर्सेस रघुवीर सिंह एंड अदर्स 2016 के केस में दिया गया था। इस केस को और हैदराम बेनीवाल एंड अदर्स वर्सेस रघुवीर सिंह एंड अदर्स को एक साथ देखते हैं, जिनके सिमिलर फैक्ट्स है। इस केस में गंगानगर जिले के प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट श्री दर्शन कोड़ा का मर्डर हो जाता है और इसके कुछ आरोपी को कुछ समय में राजस्थान हाईकोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। फिर अपीलेंट एक ह्यूज गैदरिंग को एड्रेस करते हुए स्कैंडलाइज स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाते हैं। इस स्टेटमेंट में अपीलेंट नंबर 1 हैदराम बेनीवाल, जो कि एक्स MLA है, वो कहते हैं कि कोर्ट में 2 तरीके के जस्टिस मिलते हैं। 100 रुपए की चोरी करने वाले चोर को बेल नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति किसी को लाठी से पीटता है तो कोर्ट विटनेस, डायरी इत्यादि मांगती है, लेकिन वहीं अगर किसी ने मर्डर कमिट किया है तो उसे विदाउट डायरी एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाती है। इसी तरीके से सभी अपीलेंट अपने स्टेटमेंट कहते हैं, जिनमें अपीलेंट नंबर 3 बोरोमल स्वामी है, जो कि MCP के लीडर होते हैं। ये कहते हैं कि सब जगह अमीर लोगों का शासन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर जुडिशरी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, सेक्शन 5, सेक्शन 12 इत्यादि को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि जो स्टेटमेंट्स अपीलेंट ने बोले हैं वो सिर्फ डेरोगेटरी नहीं थे, बल्कि कोर्ट की ऑथोरिटी को भी कम कर रहे थे। आगे कोर्ट ने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन वर्सेस RK जैन को रेफर करते हुए बताया कि कोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने के लिए अपनी पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट को यूज नहीं करेगी जब वो क्रिटिसिज्म, डिसेंसी और फेयरनेस के लिमिट में हो। लेकिन प्रेजेंट केस में जो भी स्टेटमेंट्स उन्होंने बोले वो फेयर क्रिटिसिज्म नहीं था। आखिर में कोर्ट ने सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि प्रेजेंट केस में जो अपोलॉजी अपीलेंट ने मांगी वो बोनाफाइड नहीं थी, इसलिए कोर्ट अपील को डिसमिस करते हुए अपीलेंट पर लगे कंटेम्प्ट चार्जेस को सही मानती है। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट पर्सपेक्टिव पब्लिकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970 के केस में दिया गया था। इस केस में बिजनेसमैन कृष्णा राज ठाकरसी ने ब्लिट्स न्यूज़पेपर के खिलाफ लाइबल सूट फाइल करते हुए 3 लाख का डैमेज क्लेम किया, जिसे जस्टिस तारकुंडे ने हियरिंग करते हुए उनके फेवर में जजमेंट सुनाया। फिर इस जजमेंट के कुछ दिनों बाद मेनस्ट्रीम मैगजीन में एक आर्टिकल स्टोरी ऑफ अ लोन एंड ब्लिट्स ठाकरसी लाइबल केस के नाम से पब्लिश हुआ, जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि इस केस के पेंडेंसी के दौरान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खारे तारकुंडे प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए 10 लाख के लोन और इस जजमेंट के पीछे कनेक्शन है, जो कि लेक ऑफ इंटीग्रिटी और बायसनेस शो कर रहा है, क्योंकि उनके एलिगेशन के अनुसार
खारे तारकुंडे प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म में जस्टिस तारकुंडे के रिलेटिव्स पार्टनर्स थे, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया, लेकिन इस लोन को अप्रूव ठाकर से और उसके एसोसिएट्स ने किया। इस मैगजीन के पब्लिशर अपीलेंट नंबर 2 DR गोयल, जो कि इस आर्टिकल की जिम्मेदारी ले रहे थे, ये कंटेन करते हैं कि ये आर्टिकल प्रजातंत्र में पब्लिश रिपोर्ट पर बेस्ड है, जिनके मेजर फैक्ट अपीलेंट ने वेरीफाई भी किए, जो कि ट्रू है, और इसमें लिखे गए स्टेटमेंट्स फेयर क्रिटिसिज्म है। इस वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत इसमें कंटेम्प्ट चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट के कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि लोगों के पास जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, और ये क्रिटिसिज्म तब तक कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि ये रीजनेबल, रेस्पेक्टफुल और फेयर हो। लेकिन प्रेजेंट केस में इस आर्टिकल के जरिए जो एलिगेशंस लगाए गए वो बिल्कुल भी फेयर और रीजनेबल नहीं थे, क्योंकि आर्टिकल में पूरे ट्रांजैक्शन को एज ए लोन बताया गया, जबकि वो बैंक द्वारा दी गई गारंटी थी। आर्टिकल में बताया गया कि तारकुंडे के फादर खारे तारकुंडे प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर थे, जबकि ऐसा नहीं था। आगे कोर्ट कहती है कि इन झूठे आरोपों की वजह से लोगों का जुडिशरी पर विश्वास कम होता है और ये कोर्ट की ऑथोरिटी को कम करती है। इस वजह से कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपीलेंट पे लगाए गए कंटेम्प्ट चार्जेस को सही मानते हुए अपील डिसमिस कर देती है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी इसी टॉपिक से रिलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बीच के रिलेशन से अक्सर देखा गया है। इसके जवाब में भी पहले हम ऊपर बताया गया कॉन्सेप्ट और सेक्शन लिखेंगे और फिर इससे रिलेटेड 2 लैंडमार्क जजमेंट मेंशन करेंगे, जिसमें पहला लैंडमार्क जजमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 के केस में दिया गया था। ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बीच के रिलेशन पर बेस्ड है, जहां कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट के ऑर्डर्स को तोड़ मरोड़ कर या इनकम्प्लीट और वन साइडेड पिक्चर प्रेजेंट करके कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ लिमिटेशंस का सब्जेक्ट होता है और स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट उन्हीं लिमिटेशंस में आता है। तीसरा, किसी जजमेंट को गुड फेथ में चाहे प्राइवेट में हो या पब्लिक में क्रिटिसिज्म अलाउड है, लेकिन अगर वो मलिस के साथ किया गया हो तो वह कंटेम्प्ट माना जाएगा। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट EMS नाबुद्रीपद वर्सेस T नारायणन 1970 के केस में दिया गया था। इस केस में अपीलेंट के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इंटरव्यू के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, जिसे कर्नाटका हाई कोर्ट अलाउ करते हुए कन्विक्शन ऑर्डर पास कर देती है, जिसके तहत अपीलेंट को 1 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 100 रुपए की फाइन की सजा दी जाती है। और इसी ऑर्डर को अपीलेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, इस ग्राउंड पर कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 19(1)A में दिए गए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इनक्रोच नहीं कर सकता। अपीलेंट ये भी कंटेन करता है कि अपीलेंट के स्पीच का इंटेंशन सिर्फ लोगों को अपने पॉलिटिकल व्यूज एजुकेट करवाना था, न कि ऑफेंस करना। कोर्ट सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करती है कि आर्टिकल 19(1)A में दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ लिमिटेशंस भी लगाए गए हैं, जिनमें से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक है, जो कि उसी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। साथ ही कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 और 259 को ऑब्जर्व करती है, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर दी गई है। लास्टली कोर्ट ये भी कहती है कि कंटेम्प्ट एक्शन में एक्यूज्ड का इंटेंशन बस उसके पनिशमेंट डिसाइड करने के टाइम कंसिडर किया जा सकता है, पर इससे ऑफेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस अपील को डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड करती है विद द मॉडिफिकेशन इन द पनिशमेंट बाय रिड्यूसिंग द फाइन टू ₹50 एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 15 डेज। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न पनिशमेंट पर आता है, जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी एडवोकेट द्वारा किए गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। इसके जवाब में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 को बताएंगे। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट मैक्सिमम 6 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 2000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, एक्सेप्ट कि इस लॉ या किसी और लॉ में कुछ और प्रोवाइड किया गया हो।
साथ ही इसमें प्रोवाइजो है जिसमें कहा गया है कि एक्यूज्ड द्वारा मांगी जा रही एपोलॉजी पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो तो वो पनिशमेंट से उसे डिस्चार्ज या पनिशमेंट को रेमिट कर सकते हैं। इसके स्कोप को वाइड करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि अपोलॉजी सिर्फ इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं की जाएगी कि वो क्वालिफाइड या कंडीशनल है अगर एक्यूज उसे बोनाफाइड रूप में मांगता है। इसके सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि कोई भी कोर्ट बताई गई पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, भले ही कंटेम्प्ट उस कोर्ट का हुआ हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट का। इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई व्यक्ति सिविल कंटेम्प्ट के लिए गिल्टी हो और कोर्ट को लगे कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए सिर्फ फाइन इस केस में इनफ नहीं होगा तो कोर्ट 6 महीने की अधिकतम जेल की सजा दे सकती है। इस सेक्शन को मेंशन करने के बाद हम इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में दिया गया था। ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा सुनवाई की गई थी, जहां मेनली ये इशू रेफर किया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सेक्शन 129 रीड विद सेक्शन 142 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी एडवोकेट को प्रैक्टिस से बार करने की पावर बाय सस्पेंडिंग हिज लाइसेंस है या नहीं। यह रिट पिटीशन अराइज हुआ था आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ विनय चंद्र मिश्रा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑफेंस के लिए एडवोकेट विनय चंद्र मिश्रा के प्रैक्टिस को 3 साल तक बैन कर दिया था अलोंग विद द सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट इस इशू का रिप्लाई नेगेटिव में देते हुए सर्टेन ऑब्जर्वेशंस देती है। पहली, एडवोकेट एक्ट के तहत सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस और स्टेट रोल से रिमूवल जैसे पनिशमेंट स्पेसिफिकली किसी एडवोकेट के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए दिया गया है। दूसरी, आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑफेंस के लिए सजा देने का पावर दिया गया है, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, क्योंकि इस पर डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ बीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है। आगे कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग समरी मैनर में होती है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जैसे ऑफेंसेस को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता बिना एडवोकेट एक्ट और बीसीआई रूल्स में दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो किए हुए। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट पुष्पा बेन एंड अदर्स वर्सेस नारायण दास एंड अदर्स 1979 के केस में दिया गया था। ये अपील बॉम्बे हाई कोर्ट के उस कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ दाखिल की गई थी जिसमें अपीलेंट को सिविल कंटेम्प्ट के लिए 1 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। अपीलेंट का कंटेंशन मेनली ये था कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में सिविल कंटेम्प्ट का पनिशमेंट नॉर्मली फाइन होना चाहिए, न कि इम्प्रिजनमेंट, जो कि कोर्ट ने इस केस में दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस कंटेंशन से एग्री करते हुए ऑब्जर्व करती है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक एक्सेप्शन है और सेंटेंस ऑफ फाइन एक रूल है, और अगर कोर्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट देती है तो इसके पीछे का स्पेशल रीजन भी बताना होगा। इसलिए कोर्ट अपील अलाउ करते हुए ऑर्डर पास करती है जिसमें अर्लियर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट को हटाकर 1000 रुपए का फाइन लगा देती है। इस टॉपिक पर दूसरा प्रश्न कॉग्निजेंस पर देखा गया है। इसमें हाइपोथेटिकल केस देकर पूछा जाता है कि किसी हाई कोर्ट द्वारा लिया गया कॉग्निजेंस सेक्शन 10 के तहत वैलिड है या नहीं। इसको डील करने के लिए पहले हम सेक्शन 10 बताएंगे, जिसके तहत हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट के मैटर्स में वैसे ही प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं जैसे कि वो अपने खुद के कंटेम्प्ट मैटर में चलाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पर होने वाले कंटेम्प्ट केसेस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन इसके प्रोवाइजो के अनुसार किसी का एक्ट जो कि कंटेम्प्ट माना जा रहा है, अगर वह आईपीसी के तहत पहले से ये क्राइम है तो वहाँ हाई कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकती। इस सेक्शन को बताने के बाद इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स बताएंगे, जो कि दरोगा सिंह वर्सेस बीके पांडे 2004 के केस में दिया गया था। इस केस में कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने प्लान करके एक एक्यूज्ड को जेल से अनकंडीशनल बेल पर छुड़वाने के लिए बिहार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट रूम और चैम्बर पर अटैक किया, जज पर मारपीट की। सबऑर्डिनेट कोर्ट पर हुए इस हमले के कॉन्सिक्वेंस में हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और एक्यूज्ड को क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट किया, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का मेन पर्पस जजेस को पर्सनल क्रिटिसिज्म से रोकना नहीं है, बल्कि जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऐसे एक्ट जिससे कोर्ट स्कैंडलाइज होती है, यानी उस एक्ट से लोगों का जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास कम होता है, या वो एक्ट जुडिशियल फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस करता है, तो भले ही वो आईपीसी के तहत ऑफेंस हो, फिर भी हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पर हुए कंटेम्प्ट पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है।
इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 10 का प्रोवाइजो वोलेट नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 10 का प्रोवाइजो एब्सोल्यूट नहीं है। आगे कोर्ट ने एस के सरकार वर्सेस विनय चंद्र मिश्रा 1981 को रेफर करते हुए कहा कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कंटेम्प्ट पर एक्शन लेने के केवल दो तरीकों का जिक्र है। पहला सबऑर्डिनेट कोर्ट के रेफरेंस से और दूसरा एडवोकेट जनरल के मोशन से। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए यहाँ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जरूरी है, यानी कि इसे सेक्शन 10 के साथ पढ़ना जरूरी है, जिसमें हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट में सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। आगे कोर्ट कहती है कि प्रेजेंट केस में ये मैटर कोर्ट के डिग्निटी और जुडिशियल सिस्टम पर हमला है, इसलिए हाई कोर्ट द्वारा लिया गया सुओ मोटो एक्शन बिल्कुल वैलिड था। इसलिए कोर्ट इस केस में लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अपील डिसमिस कर देती है। इस टॉपिक पर तीसरा प्रश्न पर्जिंग ऑफ कंटेम्प्ट पर बनता है। इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट प्रवीण सी शाह वर्सेस के मोहम्मद अली 2001 के केस में दिया गया था। इस केस में केरला हाईकोर्ट द्वारा एक एडवोकेट को क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कन्विक्ट डिक्लेयर किया, लेकिन फिर भी वो एडवोकेट बिना कंटेम्प्ट को पर्ज किए कोर्ट में कंटिन्यूअसली अपीयर होता है, जो कि एडवोकेट एक्ट के रूल 11 का वायलेशन है, जिस वजह से अपीलेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी कंप्लेन करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रेस्पोंडेंट एडवोकेट को जब तक वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पर्ज ना करे रोकते हुए फाइन इंपोज करती है। इसके खिलाफ जब रेस्पोंडेंट बार काउंसिल में अपील करता है, तब वो इसे वापस रिव्यू करते हुए अपने डिसीजन को सेट असाइड कर देती है। इस वजह से अपीलेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एडवोकेट एक्ट का रूल 11 सेल्फ ऑपरेटिंग है। जैसे ही एक एडवोकेट कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट होता है, इमीडिएटली उसका राइट टू एक्ट या प्लीड खत्म हो जाता है, जब तक वो अपने कंटेम्प्ट को पर्ज नहीं करता। आगे कोर्ट ने टर्म पर्जिंग को डिफाइन करते हुए कहा कि सिर्फ फाइन पे करना या सजा पूरी करने से पर्जिंग ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होता। इसके लिए जेन्युइन रिमोर्स यानी रिग्रेट, सिंसियर अपोलॉजी जो कि कोर्ट को सेटिस्फाई करे और कोर्ट द्वारा उस अपोलॉजी को जुडिशियल फॉर्म में एक्सेप्ट करना शामिल है, जिसमें वो कहे कि कंटेम्प्ट पर्ज हो चुका है। आगे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर कोई एडवोकेट इस रूल को वायलेट करता है, तो ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट बन जाता है, क्योंकि वह जुडिशियल अथॉरिटी के लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो करने से मना करता है। साथ ही एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 34 में मिसकंडक्ट भी माना जाता है। लेकिन प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट एडवोकेट रूल्स का वायलेशन करते हुए कोर्ट में अपीयर हो रहे थे, जिसका पता कोर्ट को नहीं चला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट करती है कि आगे से अगर कोई भी एडवोकेट हाई कोर्ट द्वारा कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट होता है, तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में आने वाले सभी कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे कि उन्हें ध्यान में रहे कि यह एडवोकेट एक्ट के रूल 11 के अंतर्गत आते हैं। साथ ही कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को इन्फॉर्म किया कि अभी भी वो अपने कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट से पर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अगर हमारी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नियम्स कानून फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। अब हम मिलेंगे पार्ट बी में 3 मोर क्वेश्चंस के साथ, इंक्लूडिंग 1 सेफ जोन क्वेश्चन। थैंक यू।